बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेडक्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी यूट्यूबर लंदन से वकार मलिक साहब। वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया उमर, आपने मुझे कॉल की और कहा कि आऊँ, तो मुझे तो खुशी है आपके साथ पहली बार आज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वकार भाई। आप हमारा फख्र हैं और हम आपको सुनते रहते हैं और आपसे सीखते रहते हैं। वकार भाई, एक आपने देखा होगा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मरीम नवाज की एवन फील्ड केस में जो सजा हुई थी, उसमें अपीलों की समाअत अब शुरू हुई है। तो मरीम नवाज ये कहती सुनाई देती हैं कि उन्होंने एक और पटिशन करनी है, एक और दरखास्त करनी है इस अपील से पहले। और वो ये भी कहती हैं कि जो मेरी दरखास्त सुनी जा रही है वो मेरिट पर सुनने से पहले मेरी नई पिटीशन और नई दरखास्त को सुना जाए। और साथ साथ उनके जो वकील हैं अमजद परवेज, वो भी छोड़ के जा चुके हैं इस केस को। वो अब नए वकील करने लगी हैं। तो अब क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा कोई ढील ले ली गई है पहले और अब केस को चलना नहीं चाहिए? क्या ये जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? ये बयान सुन के आपके दिमाग में कोई रिसेंटली किसी एक और ताकतवर शख्स का केस डील करने का तरीका ज़हन में आया होगा कि वो भी मुतफर्रिक दरख्वास्तें देते रहे थे और एक केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचने से पहले कि उन्होंने कई मंतकी वो मुतफर्रिक दरख्वास्तें उन्होंने दे दी थी। मुझे जी। लगता है कि तकरीबन सिमिलर पैटर्न पे जाया जाएगा। उन्होंने जो ये सही। बयान दिया है, आपने गौर किया, आप तो कवर करते हैं, कोर्स में भी जाते रहते हैं। किसी ऐसी दरख्वास्त को देने से पहले किसी अदालत से पूछना नहीं पड़ता, आप जमा करवा देते हैं दरख्वास्त, आगे वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को जो मैंने रीड किया है, एक जो सवाल पूछा गया, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आपने रीड की होगी, उन्होंने ये कहा कि मेरिट पे भी हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज लूजर वाली थी। इन अदर वर्ड्स, जी। कुछ नहीं है हमारे पास मेरिट में देने के लिए। बिल्कुल तो ऐसा फिर ही ये है। बाहर आके बयान देने का जो वजह और मकसद मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जिस तरीके से वहां पे एक और ताकतवर हजरत जिन्होंने मुतफरिक दरख्वास्तें दी और जिस तरह के इल्जामात लगाए कि मेरे अलावा प्राइम मिनिस्टर भी करप्ट, सदर भी करप्ट, आईएसआई भी करप्ट, फौज भी करप्ट, मैं इन्हीं लाइंस पे चल के ऐसी ही एक मुतफरिक दरख्वास्त देने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इशारा भी दे दिया था कि केस के मेरिट पे फैसला होने से पहले ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है कि मोहरकात क्या थे इसके। अब वो मोहरकात क्या निकालेंगी? एक बंदा जो कन्विक्टेड क्रिमिनल होता है, मैंने सुबह अपनी कल की आई थिंक वीडियो में एक बात भी की थी, जो कन्विक्टेड क्रिमिनल होता है बुनियादी तौर पे मेरी नजर में, आपका मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या नुक्ता नजर है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। कन्विक्टेड क्रिमिनल की कोई इज्जत नहीं होती, और जिसकी अपनी इज्जत नहीं होती वो किसी की इज्जत का भी बिल्कुल। ख्याल नहीं करता। तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो क्या कह सकते हैं कि अब तो जज अरशद मलिक भी फोत हो गए हैं, तो अब तो ये भी कहा जा सकता है कि जज अरशद मलिक ने हमें आके बताया था कि रात को डीजीआईएसआई उसके घर खुद आए थे, उन्होंने कनपट्टी पे उसके बंदूक रखी थी और कहा था जी कि तुमने इसको सजा देनी। हालांकि ये वो केस नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल। ये कहेंगे कि अगर एक जज को ऐसे किया जा सकता है, तो क्या भरोसा है कि उन्होंने दूसरे जज को भी ऐसे नहीं किया होगा। अगर अरशद मलिक की कनपट्टी पे बंदूक रख सकते हैं, तो फिर जज बशीर की भी कनपट्टी पे बंदूक रखी जा सकती है। ये सारी कहानी है जो उस लेटर में, और ये धमकी दी गई है वहां दी गई है जहां धमकियां दी जाती हैं और जहां से डीलें ली जाती हैं। तो ये है सारा बिल्कुल। इसका। अदालत में देने से इतना फायदा उन्हें नहीं नजर आ रहा, वो तो डिलेइंग टैक्टिक है। आप भी जानते हैं कि 3 साल हो गए हैं, तकरीबन पूरे होने वाले हैं, ये इनकी अपीलें जी। नहीं लग रही थी, अब लगी तो डिलेइंग टैक्टिक्स शुरू हो गई हैं। यानी आप सोचें कौन सा वकील है जो लाखों करोड़ों की फीस छोड़ के घर बैठ जाएगा कि मेरी कमर में थोड़ा सा दर्द है? कोई भी नहीं छोड़ेगा। पैसा एक बिल्कुल। ऐसी चीज है कि कोई भी नहीं छोड़ता। ये डिलेइंग टैक्टिक है, पीछे बैठ के वही करेंगे, असिस्ट करेंगे, सामने जो भी फेस होगा, चेहरा कोई भी सामने ले आए, पीछे वही होंगे। अमजद परवेज साहब, आप जिन्होंने ये डील किया हुआ है सारा, वही सारा देखेंगे। ये डिले करना चाहते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है मैंने पाकिस्तान में तवज्जो दिलाई थी लोगों की। प्लान 2023 का मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, अब तो सब बोलना शुरू हो गया ना कि ये बिल्कुल। अपनी मर्जी के, क्योंकि शरीफ खानदान के बारे में क्या चीज मशहूर है, ये वकील नहीं जज करते हैं। जब तक बिल्कुल है। इनकी मर्जी का जज उस जगह पे नहीं बैठेगा, ये नहीं चाहते कि इनका केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। अगर हाई कोर्ट से फैसला जल्दी आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जल्दी चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जल्दी जाएगा तो अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तो नवाज शरीफ को पहले ही नायल कर दिया था। उसके बिल्कुल बाद है। जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, वो वैसे ही ना इनको पसंद है ना खूनी लिबरल्स को पसंद है। हाँ तो जी। अगले दो ये जज और फिर अगले जज जो हैं, उनसे इन्हें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है, अपने लिए किसी गैर जरूरी रियायत की इन्हें उम्मीद नहीं है। तो ये डिले बिल्कुल। भी करना चाह रहे हैं, लेकिन मैसेज भी है वहां पे कि हम बहुत कुछ निकाल देंगे। अब हमें तो नहीं है पता कि किसकी क्या वीडियो है, हमें नहीं पता कि हमारे बड़े क्या क्या कारनामे करते रहे हैं,
जिसकी वजह से वो मजबूर हैं, बेबस हैं, और हमें ये बताया हुआ जी कि बेटी समझ के हमने बाहर छोड़ा हुआ, लेकिन असल में किस वजह से छोड़ा हुआ ये तो वो जानते हैं या दूसरी पार्टी जानती है। तो ये मेरी असेसमेंट है इस सारी सिचुएशन के हवाले से कि ये जो सारा किया जा रहा है ये मल्टी प्रोन टेक्निक, इन्होंने जो है ना वो टेक्निक इस्तेमाल किया है कि हम डिले भी कर लेंगे, उधर धमकी भी दे लेंगे, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। उधर से अगर कॉल आ जाती है फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड, मामला तय हो जाएंगे। कॉल नहीं आती तो फिर हम डिले तो कर ही रहे हैं। तो ये दोनों तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल सही है वकार भाई, आपने ये जो बात की है ना, इस केस को एक और केस के साथ जोड़कर जो आपने मुतफर्रिक दरखास्तों की मिसाल दी है, तो लग यही रहा है कि स्क्रिप्ट लिखने वाला शायद एक ही है मरियम नवाज की दरखास्तों के हवाले से भी। और वकार ऐसे भाई ये ऐसे ही जो लगता है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल सही है। ये इनके जावेद लतीफ साहब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका कोई एक बयान सर्कुलेट हुआ है, गरीदा फारूकी ने ट्वीट की है कि नवाज शरीफ साहब इस साल में वापस आने का सोच रहे हैं। आप भी उसी शहर में हैं जहां पर वो हैं, क्या उसको कोई वहां पर खबर है इस तरह से कि नवाज शरीफ इतने बहादुर हो गए हैं कि यहाँ वापस आना चाहते हैं, या किसी और प्लान का हिस्सा है ये? देखिए, नवाज शरीफ तो तब तक वापस नहीं आएंगे, दो वजूहत हैं जब वो वापस आएंगे। नंबर एक वही कि उन्हें फोन कॉल आ जाती हैं, फोन कॉल आ ठीक है। गई, जैसे 2007 में आई थी फोन कॉल, ठीक है। मुशर्रफ के जिनको मुशर्रफ के साथ खड़ा होना चाहिए था वो उधर खड़े हो गए थे और एनआरओ करवा दिया था उन्होंने। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो फोन कॉल बिल्कुल चली वैसे गई ही। थी, वो इसलिए आ गए थे। अब भी फोन कॉल जाएगी तो वो आएंगे, वरना वो नहीं आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि अगर अपनी सियासत उन्होंने बचानी है, और मैंने एक जिक्र किया है पहले अपनी एक वीडियो में, काफी कुछ हफ्ते हो गए हैं, इनको अगर ये यकीन हो गया कि जो इनके अपने जज हैं, घर के जज हैं, वो अगर कंफर्म हो गया कि वो बनेंगे और उनके रास्ते की सारी रुकावटें हट गई हैं, क्यूरेटिव रिव्यू में से भी कुछ नहीं निकलता, हुकूमत तमाम हरबे इस्तेमाल कर लेती है, कुछ भी नहीं हो सकता, और वो खड़े होके कहते हैं जी कि मैं बालातर हूं एहतसाब से, और जजेस ने इजारा एग्री कर लिया कि जज और उसकी फैमिली एहतसाब से बालातर है। अगर इनको यकीन बिल्कुल। हो गया तो मैं आपको जाती तजजिया दे देता हूं कि इलेक्शन से 3-4 महीने पहले वो आ जाएंगे, गिरफ्तारी दे देंगे, जेल जाएंगे, वहां से स्ट्रेट वे अस्पताल मुंतकिल होंगे। मैं आपको सारा स्क्रिप्ट बता रहा हूं जिस तरह से ये तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे ही सही वो है। आएंगे नए जज साहब, वहां पे फिर केस जाएगा, और जैसे उनकी आपने अक्सर रिमार्क सुने होंगे, उनका नजरिया क्या है रियासती इदारों के हवाले से कि आपने इंटरफेरेंस की है, आपने फलां जज, तो इस केस को वो बदनीयती की बुनियाद बना लें या जो भी कर लें, क्योंकि बेंच तो वो चूज करेंगे ना जब चीफ जस्टिस होंगे। तो बिल्कुल वो सही है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट भी, कि उनके हम ख्याल कुछ जज अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। आगे मौजूद कुछ हैं जजेस ने, जी, कुछ जजेस ने और भी रिटायर होना है, और उनके मजीद कुछ हम ख्याल जजेस भी ऊपर एलिवेट हो सकते हैं। तो अगर आप 5 लोगों का वो बेंच बनाते हैं जो सारे आपके हम ख्याल जज हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा नवाज शरीफ को बरी करना। इवन अगर लार्ज बेंच बन जाता, लार्जर बेंच बन जाता है 9 जजेस का, फॉर एग्जाम्पल 9 का बनता है 10 का, अगर वही जैसे अभी फैसला हुआ है, 6 ने एक फैसला दे दिया, 4 ने एक, 5-6 आपके हम ख्याल जज हों तो आप केस जीत जाते हैं। 4 बेशक पीटते रहे बैठ के कि ये गलत कर रहे हैं। हाँ ये है जी। टोटल प्लान। उसमें नवाज शरीफ हीरो भी बन जाएंगे कि देखो मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। फिर जब अपना जज होगा और वो सुरखरू करेंगे इल्जामात इदारों पे लगा के, तो पता चलेगा नवाज शरीफ ये जंग जीत गया है, नवाज शरीफ हीरो बन गया है, नवाज शरीफ फातेह है। अगला इलेक्शन फिर उनकी झोली में आके गिरेगा। प्लान ये है, लेकिन अब देखते हैं ये बातचीत इतनी आसानी से होती तो नहीं है। बाकी भी लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल सही है। वकार भाई, ये जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने कहा कि जी मेरिट पर मेरी अभी अपीलें ना सुनी जाएं, अभी मैं कुछ और बयान करना चाहती हूँ, उसी में उन्होंने एक ऐसी बात भी की जो नरेंद्र मोदी की बात है, जो भारत सुनाई देती है। वो ये बात है कि जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है। अब वही बात बिल्कुल उसी तरह, वही अल्फाज मरियम नवाज ने इस्तेमाल किया और कहा कि जी पाकिस्तान को अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। क्या समझते हैं किसने बताया होगा मरियम नवाज को कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? देखें, ये सुन के बयान मैं तो शौक में चला गया था। मैं तो लाइव देख नहीं सका था, तो मुझे जब पता चला कि ऐसा कोई बयान आया है, और डॉन न्यूज की मैंने वो देखी, ट्वीट देखी जब उन्होंने पूरा किया, तो डॉन के हवाले से तो, उनके हवाले से तो नहीं वो फेक न्यूज लगाते ना, वो गवर्नमेंट के हवाले से तो लगा देते हैं। शरीफ खानदान के हवाले से वो कभी फेक न्यूज नहीं लगाते, वहां पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो सही होगी। फिर मैं गया, मैंने जाके देखा, ढूंढ के वीडियो सुनी अपने कानों पे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हालात देखें। अब तो नौबत ये आ गई कि ईरान हम पे इल्जाम लगा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। यानी हम तो हालात ठीक करना चाह रहे हैं कुछ लोगों बिल्कुल। की तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा सब या गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। उनके साबिक सदर अहमदी नजाद ने क्या बात कर दी है, इंडियन चैनल पे बैठ के आपने सुना होगा। हाँ जी। यानी ईरान अगर बात करे, भारत तो कर ही रहा है, और वो कैसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो वीडियो गेम्स की चला के तो वो कह रहा है कि पाकिस्तानी जहाज अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं।
हाँ एक जी, तरफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, इन्होंने जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या व्लॉगर्स ब्लॉगर्स भारत ने जो हायर किए हुए हैं, आपने कुछ देखे होंगे ट्विटर पे भी जो करते हैं, वो हाँ जी, 15-16 का एक ग्रुप है, वो लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स करता जा रहा है, ट्रेंड्स में डाल रहा है कि पाकिस्तान इंटरफेरेंस कर रहा है, पाकिस्तान जा रहा है। अचानक पाकिस्तान की एक मेन स्ट्रीम पार्टी के हेड की बेटी वो आके ऐसी बात कर देती है कि पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मतलब कर रहा है, अब नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल, डॉन लीक्स का ही तसलसल समझता हूं। क्या पाकिस्तान को मुंबई हमलों के लिए लोग भेजने चाहिए थे? याद है ना बयान आपको? ये हाँ उसी जी, बयान बिल्कुल, का तसलसल है कि क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मुदाखलत करनी चाहिए। और बिल्कुल मैं सही, फिर सवाल वहीं पे जाऊंगा, हमें हाँ जी, रूट पे जाना पड़ेगा। डॉन लीक्स जब हुए थे, जिन्होंने बेटी समझ के तब छोड़ा था, वो तो माफ कर देते हैं, वो तो डील भी कर लेंगे। लेकिन दुख 22 करोड़ लोगों को होता है जो फिर कुड़ते हैं, जलते हैं कि यार हमारा मुल्क है, हमारे ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। ब्लैक लिस्ट में हमें अगर फैटफ डालता है, आप अंदाजा लगाएं, एक टेंजिबल एविडेंस अगर मिल जाए कि हमने तालिबान की मिलिटरीली मदद की है, मैं आपको बता रहा हूं फैटफ हमें ब्लैक लिस्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही क्यों? है वकार क्योंकि भाई, बिल्कुल, तालिबान के जितने भी आपने जो देखी है उनकी क्यादत आई है, उसमें बहुत सारे लोग अभी भी बैंड हैं, उनके ऊपर बाउंटीज लगी हुई हैं। वो जो उनके सिराजुद्दीन हक्कानी है, $10 मिलियन अमेरिका ने उनके सर की कीमत रखी हुई है। ऐसे लोग हैं जो उन्होंने हुकूमत में डाल दिए हैं। अगर ये बात सामने आती है कि हमने उनकी हुकूमत अनाउंस होने से पहले ही मदद करना शुरू कर दिया है, तो ये कहा जाएगा कि हमने दहशतगर्दों की मदद की है। इवन तो अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी हॉस्टिलिटी है। भारत कैसे बिल्कुल, प्रोपेगेंडा, एक टेंजिबल एविडेंस निकला तो आप ब्लैक लिस्ट में। और वहां मुल्क के मेन लीडर की बेटी, बेशक वो नायल है, हाँ बेशक जी, मफरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी के लीडर की बेटी ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देती है, तो मैं समझता हूं ये गलत फहमी से नहीं दी गई, ये पूरी प्लानिंग से दी गई है, सोच समझ के दी गई है। ये लोग बेवकूफ नहीं है, कम अक्ल भी नहीं है। इनकी हर बात के पीछे एक पूरी सोची समझी, पूरे बैठ के ये सोचते हैं बाहर निकलेंगे। आपने तो देखा ही होगा, रिसेंटली 2-3 बातें भी आई हैं कि वो, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आपके रिपोर्टर एक भाई हैं कि वो उनको फीड कर रही थी मरियम औरंगजेब। सवाल एक आपने देखा होगा कि अभी वो जब गाड़ी में बैठने लगी थी तो तब भी उन्होंने एक सवाल किया, और 24 पे जाके फिर वो खबर भी चली थी पूरी। तो हाँ जी, ऐसे फीड भी की जाती हैं चीजें। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये प्लानिंग से होता है। प्लान करके आके फिर सर्टेन लोगों को कहा जाता है, अब आपने ये हमसे सवाल पूछना है क्योंकि हम पूरा जवाब तैयार करके आए हुए हैं, और फिर ऐसी बात की जाती है जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है। भारत जैसे नवाज शरीफ का बयान चला चुका है कलभूषण के केस में, कल को यह बयान भी चलेगा कि देखें, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात की जो रहनुमा है वो ये बात कर रही है कि पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने काम से काम रखना चाहिए, पाकिस्तान को अपने अंदर देखना चाहिए। यानी इस तरह की आप बातें करेंगे तो आप मुल्क दुश्मनों को ईंधन फराम कर रहे हैं, जो आग लगाने के लिए पहले ही तैयार बैठे हुए हैं। तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए सबको, और खुल के करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। वकार मलिक साहब आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। नाज़रीन वकार साहब ने इंतहाई वाज़ेह और साफ-सुथरे अंदाज़ में जो डॉन लीक्स की एक्सटेंशन है और जो नवाज़ शरीफ के बयानात थे, जिनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उन्होंने ये कहा है कि मरीम नवाज़ का बयान भी उन्हीं इल्ज़ामात और उन्हीं बयानात की एक्सटेंशन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।